वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो पृष्ठभूमि है उसको जानने का प्रयास करते हैं, यानी इसके बैकग्राउंड को, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका खोज कहाँ से हुआ और आज के जो वर्तमान लोग हैं उनको इनका पता कैसे चलता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, बताया था कि ताम्रपाषाण काल जो है उसके समकालीन भी था, उसके पहले भी था और उसके बाद भी थी। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इससे पहले भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां निवास करती थी। इसके समकालीन भी वो संस्कृतियां चलती रही और इसके पतन के बाद, डिक्लाइन के बाद भी वो संस्कृतियां चलती रही। ठीक है, अगर हम इसके टाइम पीरियड्स की बात करें तो इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं इसके टाइम पीरियड्स को लेकर, जो कि अक्सर प्राचीन भारत के टाइम पीरियड्स को लेकर यही रहता है। जब तक हम मौर्योत्तर काल से उधर नहीं चले जाते, उसके इधर यानी उसके पीछे वाला जितना भी टाइम पीरियड्स है, मतलब जितना भी कालखंड है, उसका टाइम पीरियड के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है और हर किताब में इसके टाइम पीरियड्स आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं उस हिसाब से टाइम पीरियड्स बताऊंगा और जो मानक टाइम पीरियड है जिसे हमें मानना चाहिए उसे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके टाइम पीरियड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, डिस्प्यूट है। ठीक है, फिर भी हम जान लेते हैं कि बहुत सारे पुरातत्वविदों ने इस टाइम पीरियड्स के बारे में क्या कहा है। तो सर जॉन मार्शल जो थे वो कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड 3250 से लेकर 2750 बीसी तक था। ठीक है, लेकिन मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि 2500 से लेकर 1500 बीसी तक। ठीक है, फेयर सर्विस ने कहा कि 2000 यानी कि 2000 से 1500 यानी कि 2000 से 1500 बिफोर क्राइस्ट तक इसका टाइम पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, लेकिन हम जो मानक टाइम पीरियड मान के चलते हैं, यानी मान्य जो टाइम पीरियड मान के चलते हैं ओवरऑल, वो है कार्बन डेटिंग के हिसाब से। दोस्तों, कार्बन डेटिंग के हिसाब से टाइम पीरियड निकालना यानी साइंटिफिक तरीके से टाइम पीरियड यानी पूरा अवशेषों का वैज्ञानिक परीक्षण करके जो टाइम पीरियड निकाला जाता है उसे हम कार्बन डेटिंग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग में इसका जो टाइम पीरियड निकला है वो है 2350 से 1750 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके टाइम पीरियड को जान लिया। अब जानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, इसे किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, किन नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इंडस एक नदी है यहाँ पे। अगर हम भारत का मैप ठीक तरीके से देखें तो यहाँ हिमालय से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, इसकी कई शाखाएं हैं और ये एक बहुत बड़ी घाटी बनाती है यहाँ पे, जिसे हम सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। ये वहाँ पे निवास करती थी आज से लगभग 3000 वर्ष पहले। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला, इसकी खोज कैसे हुई। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक पुरातत्वविद थे जो इस जगह यानी हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ परिचय नहीं दिया, इसके बारे में बताया नहीं। उसके बाद 1853 से 56 में एक बार क्या होता है कि उस समय ब्रिटिश लोग यहाँ रहा करते थे। 1800 के आसपास यहाँ ब्रिटिश लोग रहा करते थे और यहाँ इंडिया में राज करते थे। तो उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टिंग सुविधा के लिए यानी माल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए उन्हें दुविधा हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया। तो इसी सिलसिले में लाहौर से लेके कराची तक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था 1853 से 56 में। ठीक है ना, तो इस समय की क्या कहानी है कि यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने पाया कि यहाँ ईंटों का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, बहुत बड़ा भंडार है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से वो ईंटें लेकर आते थे और रेलवे ट्रैक में बिछा देते थे, फिर ईंटें लेके आते थे, फिर ईंटें लेके आते थे, लेकिन वहाँ की ईंटें ख़त्म ही नहीं होती थी। ठीक है, ऐसा लगता था मानो ज़मीन के अंदर कुछ दबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इस बात पर सबसे पहला गौर किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने।
ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि इस जगह पे चलने से, इस जगह पे दौरा करने से ऐसा महसूस होता है कि मानो इस जगह के नीचे कुछ बहुत बड़ी सभ्यता दबी हुई है, ठीक है। इस ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ है जो एक सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका विचार था सबसे पहले, लेकिन सिर्फ विचार ही था, इन्होंने कोई उत्खनन वगैरह नहीं किया, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे उसका नाम था जॉन मार्शल 1921 में, ठीक है ना। तो ये जो जॉन मार्शल थे, अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मतलब होता है कि ब्रिटिश लोग जब यहाँ रहा करते थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ अगर अच्छे तरीके से शासन करना है ना, यहाँ अगर ठीक तरीके से शासन करना है ना, तो हमें इस जगह के बारे में जानना होगा, इस कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा कि ये कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के जो ब्रिटिश लोग थे, यहाँ जो ब्रिटिश लोग आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी समितियाँ बनानी शुरू कर दी थी जो यहाँ के बारे में खोज कर सके, तो ठीक है। तो उसी सिलसिले में ये जो सभ्यता की खोज के लिए एक बना था समिति जिसका नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो ये विभाग 1921 में जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये जो हड़प्पा नामक स्थल है, जिसका जो कल्पना था, जिसकी कल्पना इन कनिंघम और साथ में सी मैसन कर चुके थे, तो उस जगह की ये लोग खुदाई करने के लिए पहुंच जाते हैं 1921 में, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को की सबसे पहली खोज जो है वो इस जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन होता है, और वहाँ पे हम लोग को एक नगर मिलता है बहुत बड़ा जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है, जिसका नाम हम हड़प्पा देते हैं, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए हाँ, ये भी एक बात है कि सबसे पहले जिस जगह का खोज हुआ उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसके बाद इसकी जितनी भी सारी बस्तियां मिलने लगी इसको हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कहा जाने लगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा और इसकी खोज कैसे हुई ये हमने जान लिया, ठीक है। लेकिन जब खोज होते गया तो पता चला कि ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो कि सिंधु नदी की जो घाटी है, सिंधु घाटी, उस पूरी सिंधु घाटी में ये सभ्यता फैली हुई है, ठीक है। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया, ठीक है। अगर हम मैप में देखें, भारत के मैप में, तो ये सिंधु नदी है और यहाँ से एक नदी उस समय बहती थी जिसका नाम सरस्वती नदी था, ठीक है। आज ये नदी सूख चुकी है लेकिन उस समय अस्तित्व में थी, आज से 3000 वर्ष पहले, ठीक है। उस समय यहाँ का जलवायु भी उतना गर्म नहीं था, तो बहती थी नदियाँ, ठीक है। तो उस समय क्या था ना कि सरस्वती नदी के आसपास भी इतने सारे स्थल मिले हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के कि इस सभ्यता को अब हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानने लगे, जिसको हम लोग हिंदी में सरस्वती सभ्यता कहते हैं, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें पाया गया कि सबसे पुराने नगर जो थे भारत के वो इसी सभ्यता के थे, इससे पुराने हमको नगर नहीं मिलते, ठीक है। तो नगरों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, इसीलिए इसे हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, इस युग में आकर सबसे पहले कांसे का यूज हुआ था, इससे पहले कांसे का यूज कहीं भी नहीं हुआ, इससे पहले तांबा यूज होता था। जब लोग यहाँ आए तो एक टेक्निक सीखी कि टिन और तांबे को मिलाकर, पहले से तांबा तो चलते ही आ रहा था, तो तांबे को पिघलाकर और टिन को पिघलाकर उसमें मिला देते थे, और उन दोनों के मिश्रण से जो धातु बनती थी उसका नाम था कांसा, ठीक है। और इस कांसे का यूज यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये पहली बार हुआ था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कांसे की वस्तुएं नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। कांस्य युगीन सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें
तांबे के औजार ज़्यादा मात्रा में मिले हैं कांसे के औजारों से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कांसे की शुरुआत इसी सभ्यता से हुई थी भारत में, इसीलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका टाइम पीरियड क्या है और ये किस कालखंड में अस्तित्व में थी, और साथ में इसके कौन कौन से नाम थे, ठीक है। तो अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इस सभ्यता के अंदर क्या था, ठीक है, क्या विशेषताएं थी इस सभ्यता की। जैसे इसका नगर नियोजन जो था ना, नगर नियोजन इन सभ्यता का, वो इतना विशिष्ट था, इतना भव्य था, इतना मतलब डेवलप था कि आज के शहरों से भी इसकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। ये इतना प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड सिटी इस समय बनाए गए थे, विकसित किए गए थे, ठीक है। तो इसके अलावा कई धार्मिक विशेषताएं हैं, राजनीतिक विशेषताएं हैं और साथ साथ में सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, और कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अतुलनीय लगती है, जैसे मुहर है, और साथ में टेराकोटा की मूर्तियां हैं, और साथ में कांसे की और बहुत सारे धातुओं की मूर्तियां हैं, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस सभ्यता में बनाए गए हैं, जो कि अतुलनीय लगते हैं और अविश्वसनीय लगते हैं कि इतने पुराने समय में ये लोग ऐसे इस तरह से डेवलप कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ये सब जानना आपके लिए बहुत रोचक भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।